मैं डॉक्टर जयशंकर शाही, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, बाबा शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, BA तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम पत्र के अंतर्गत पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध प्रणीत महाकाव्य प्रिय प्रवास के छठे सर्ग के विभिन्न छंदों पर निरंतर आपसे संवाद चल रहा है और संवाद की इसी कड़ी में आज फिर हरिऔध रचित अन्य छंदों पर हम अनुशीलन करेंगे, अवगाहन करेंगे, साथ साथ विश्लेषण करेंगे, पाठ का वाचन भी होगा। पिछले छंदों में आपने देखा कि राधिका जी का व्यक्तित्व करुणा से ओतप्रोत है। विश्व करुणा, विश्व बंधुत्व, विश्व कल्याण की चिंता राधिका जी को है और यह एक अद्भुत प्रतिफलन है कवि हरिऔध जी के द्वारा राधिका जी के चरित्र का, जो कि हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों से अधिक के इतिहास में संभवतः इस तरह का चित्रण पहली बार हुआ है। और इस महाकाव्य की यही विशेषता है। विद्वानों ने, समीक्षकों ने इस महाकाव्य के महत्व को जो स्वीकारा है, उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि राधिका जी यहाँ जन कल्याणी के रूप में चित्रित हैं, विचारशील, विवेकशीला, लोक कल्याणी के रूप में चित्रित हैं, पूरे विश्व का, पूरे मानव समाज का वह कल्याण चाहती हैं। सिर्फ अपनी ही चिंता में वो अंतर्मुखी नहीं हैं, बल्कि वे बहिर्मुखी हैं और पूरी समाज का कल्याण चाहती हैं। और वे श्रमिक जन की चिंता करती हैं, वे गोकुल से मथुरा आने जाने वाले श्रम से थके पथिकों की चिंता करती हैं, वे लज्जाशीला महिला की चिंता करती हैं, पूरे समाज की चिंता करती हैं राधिका जी। यह पिछले कालांश में जिसकी चर्चा हमने की थी कि आर्ट फॉर लाइफ्स सेक, साहित्य का उद्देश्य जीवन के लिए होना चाहिए, साहित्य का उद्देश्य मानव कल्याण के लिए होना चाहिए। इस विचारधारा से हरिऔध प्रभावित हैं और उनके काव्य में भी इसी विचारधारा का प्रतिफलन हम देखते हैं। आगे की पंक्तियों पर चर्चा करेंगे। आगे की जो छंद हैं, इसमें देखें कि यह छंद संख्या 43 है। कालिंदी के पुलिन पर हो जो कहीं भी कढ़े तू, छू के नीला सलिल उसका अंग उत्ताप खोना, जी चाहे तो कुछ समय वहां खेलना पंकजों से, छोटी छोटी सुलहर उठा क्रीड़ितों को नचाना। मंदाक्रांता छंद, तत्सम शब्दों का बाहुल्य, मंद मंद मंथर मंथर गति और लय, इस छंद का निरंतर संवाद चलता हुआ राधिका जी का पवन के साथ, पवन दूतिका के साथ, पवन को दूत बनाकर भेज रही हैं राधिका जी माधव के पास, गोकुल से, वृंदावन से मथुरा की ओर। इसी क्रम में राधिका जी कहती हैं कि कालिंदी के पुलिन पर हो जो कहीं भी कढ़े तू, तुम कालिंदी अर्थात यमुना और पुलिन अर्थात तट, यमुना के किनारे से तुम संचरित होगी, यमुना के किनारे से तुम प्रवाहित होगी, तो यमुना के नीले जल का तुम स्पर्श करना और उसके ताप को शमित करना, उसके ताप को, संताप को दूर करना। ऐ पवन, पवन में शीतलता है, पवन में सुगंध है। राधिका जी कहती हैं कि यमुना के तट से विचरण करते हुए यमुना के कालिंदी के नीले सलिल का स्पर्श करना और उसके ताप को दूर करना। पिछले कालांशों में हमने बिंब की चर्चा की थी। बिंब जिसे अंग्रेजी में इमेजरी कहा जाता है। इस पूरे छठे सर्ग के विभिन्न छंदों का जो अनुशीलन हमने किया, उसमें हमने देखा कि विभिन्न प्रकार के बिंबों का प्रयोग कवि हरिऔध ने किया है और खासकर दृश्य बिंब या चाक्षुष बिंब, जिसे अंग्रेजी में विजुअल इमेजरी कहा जाता है, उसका प्रचुरता से प्रयोग कवि हरिऔध ने किया है। यहां भी आप देख रहे हैं कि कालिंदी के पुलिन की चर्चा है, यमुना नदी का किनारा
आपकी आंखों के सामने साकार हो रहा है। पिछले छंद में भ्रमर भ्रमणी की चर्चा थी, लज्जाशीला पथिक की चर्चा थी, आते जाते पथिक की चर्चा थी, श्रमित जनों की चर्चा थी। यहाँ इस छंद में कालिंदी के पुलिन की चर्चा है और नीले सलिल की चर्चा है। बहती हुई यमुना नदी और उसका नीले वर्ण का जल, प्रवाहित होता हुआ नीला जल, यह पूरा का पूरा चित्र हमारी आंखों के सामने साकार होता हुआ। तो यह जो चित्र है, इसमें आप कहेंगे कि इस छंद में दृश्य बिंब है या चाक्षुष बिंब है या विजुअल इमेजरी है, और साथ साथ जल के प्रवाह का चित्रण किया गया है। तो गतिशीलता है, पवन स्वयं गतिशील है, आते जाते पथिक हैं, पवन का प्रवाह है, पवन संचरण करती है। तो संचरण का, प्रवाह का, प्रगति का यह पूरा बिंब है। यमुना नदी में प्रवाहित होता हुआ नीला सलिल है, नीला जल है। तो यहाँ हम यह भी देख रहे हैं कि दृश्य बिंब के साथ साथ यहाँ काइनेटिक इमेजरी भी है, अर्थात गतिशील बिंब भी है। एक तो पवन स्वयं गति कर रही है, पवन प्रगतिशीलता की प्रतीक है, और दूसरा यमुना नदी का जो नीला सलिल है, यमुना नदी में जो जल का प्रवाह है, उसमें भी गति है। और यह पूरे के पूरे चित्र को हरिऔध जी ने दृश्य बिंब के माध्यम से, और यह जो बिंब है, यह जो चित्र है, यह गतिशील है, गतिशील बिंब के माध्यम से हरिऔध जी ने अपनी कल्पना के द्वारा हम सबके सामने प्रस्तुत किया है। तो हमने देखा कि राधिका जी का संवाद पवन के नाम कि कालिंदी के पुलिन पर हो जो कहीं भी कढ़े तू, छू के नीला सलिल उसका अंग उत्ताप खोना। एक तो दृश्य बिंब की चर्चा हमने देखी, गतिशील बिंब का निदर्शन हमने देखा, साथ साथ राधिका जी कह रही हैं कि यमुना के तट पर विचरण करते हुए ऐ पवन, तुम यमुना के नीले जल का स्पर्श कर लेना, छू लेना और उसके ताप को शमित कर देना। स्पर्श का बिंब हम देख रहे हैं। तो दृश्य बिंब भी है, साथ साथ स्पर्श बिंब भी यहाँ प्रयुक्त है कवि हरिऔध के द्वारा। फिर अगला जो वाक्य है वो देखें, जी चाहे तो कुछ समय वहां खेलना पंकजों से। राधिका जी कह रही हैं कि ऐ पवन, तुम्हारे जी में आए तो यमुना नदी में, वह जो यमुना नदी का जो नीला जल का जो प्रवाह है, उसका स्पर्श करना, उसके ताप का शमन करना, साथ ही वहां जो रंग बिरंगे कमल खिले होंगे, उन कमल के प्रसूनों के साथ तुम खेल लेना। अगर तुमको खेलने का जी चाहे, खेलने का मन हो, क्रीड़ा करने का मन हो, तो कमल के पुष्पों के साथ तुम जी भर के खेलना, क्रीड़ा करना। साकार चित्र, मूर्त चित्र आपके सामने। पिछले कालांश में हमने आपसे चर्चा की थी कि अंग्रेजी साहित्य में गुड पोएट्री और बैड पोएट्री की बात कही गई, कि गुड पोएट्री उसे कहा गया, अच्छी कविता उसे कही गई जिसमें अमूर्त को मूर्त बना करके, निराकार को साकार बना करके, एब्स्ट्रैक्ट को कॉन्क्रीट बना करके कवि कल्पना के माध्यम से हम आपके सामने प्रस्तुत करता है। उस कविता को अच्छी कविता विद्वान मानते हैं। यहां भी आप देख रहे हैं यमुना नदी के किनारे की चर्चा, यमुना नदी के नीले जल की चर्चा, और यमुना में रंग श्वेत वर्ण के, नील वर्ण के, विभिन्न रंगों के कमल पुष्पों का प्रस्फुटन, कमल पुष्पों के साथ पवन को क्रीड़ा करते हुए यह जो चित्र है, यह जो चित्रात्मकता है, यह आंखों के सामने बिल्कुल साकार होता हुआ, मूर्त होता हुआ, कॉन्क्रीट होता हुआ, यह अच्छी कविता की यह पहचान है जो हम सब देख रहे हैं। तो पंक्ति फिर से देखें कि कालिंदी के पुलिन पर हो जो कहीं भी कढ़े तू, छू के नीला सलिल उसका अंग उत्ताप खोना, जी चाहे तो कुछ समय वह खेलना पंकजों से, छोटी छोटी सुलहर उठा क्रीड़ितों को नचाना। पंकजों के साथ यमुना नदी में खिले हुए कमल के प्रसूनों के साथ तुम थोड़ी देर खेल लेना, और उन कमल पुष्पों के साथ खेलते हुए, क्रीड़ा करते हुए, वो कमल पुष्प जो नृत्य करते हुए हो,
उन कमल पुष्पों के नर्तन में तुम सम्मिलित हो लेना ऐ पवन। यह जो चित्रात्मकता है, यह जो भास्वर चित्र है, यह जो गतिशील चित्र है, यह जो काइनेटिक और डायनेमिक चित्र है, यह इस कविता की विशेषता है, इस कविता की रमणीयता है। जब संस्कृत के आचार्यों ने कविता को परिभाषित किया कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, कि काव्य वह है जो रसात्मक वाक्य से युक्त हो। आप यहाँ हम सब देख रहे हैं कि किस प्रकार से रसात्मक वाक्यों की योजना कवि हरिऔध ने की है। यमुना नदी के किनारे का रमणीय चित्र, यमुना नदी के नीले जल का चित्र, यमुना नदी में खिलते हुए रंग बिरंगे कमल पुष्पों का चित्र, कमल पुष्पों के साथ पवन की किरणा, कमल पुष्पों के नर्तन का चित्र, यह सारा का सारा चित्र मनमोहक है, नयनाभिराम है, मनोरम है। यह इस कविता की रमणीयता है, इस कविता की विशेषता है। आज इस कालांश में इस छंद के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूं।